फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी 2024 आर्ट एंड कल्चर के क्रम में ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर है, जिसमें हम भारतीय साहित्य इंडियन लिटरेचर को कवर कर रहे हैं। इंडियन लिटरेचर के क्रम में ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, अर्थात ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा इंडियन लिटरेचर के संदर्भ में, जिसमें हम मेडाइवल एंड मॉडर्न अर्थात मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 5 लेक्चर अभी जो कंडक्ट किए हैं, उनके माध्यम से एंशिएंट टाइम का सारा लिटरेचर हमने फिनिश कराया है, जिसमें हमने संस्कृत, प्राकृत, पाली, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं एंशिएंट टाइम में डेवलप हुई थी, उनको भी हमने कवर किया। तो जितने भी लिटरेचर हैं एंशिएंट टाइम के, वो हम कवर कर चुके हैं पिछले 5 लेक्चर सीरीज में। तो ये हमारा फाइनल लेक्चर सीरीज है। इसके बाद आपका भारतीय साहित्य वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडियन लिटरेचर। देखिए, अब हमें बात करनी है मिडाइवल पीरियड के बारे में। मिडाइवल पीरियड में जो लिटरेचर है, मध्यकालीन में जो साहित्य है, उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू में और देन हिंदी में। तो इन 3 कैटेगरी में हम मिडाइवल लिटरेचर को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्शियन यानी फारसी लिटरेचर की। अब फारसी लिटरेचर को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत है ना, मुगल वंश है, इस प्रकार से हम इसको भी कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले फारसी लैंग्वेज, मध्यकालीन जो लिटरेचर है हमारा, उसमें फारसी लैंग्वेज में सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। अब इस दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नाम आता है अमूर खुसरो, जिनको हम अमीर खुसरो देहलवी भी कहते हैं, यानी दिल्ली के अमीर खुसरो। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो फारसी भाषा में लिखी गई। जैसे सबसे पहले बात आती है, इनकी एक राइटिंग है दीवान। दीवान क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री इन पर्शियन, यानी फारसी में कविताओं का संग्रह है दीवान। और दीवान किसकी रचना है, किसकी राइटिंग है, तो हम बताएंगे अमीर खुसरो देहलवी की। इसके अलावा इन्होंने नूह शिप्र लिखा है, और मन मसनवी दुआल रानी खिज्र खां। इसको आप शॉर्ट में रानी खिज्र खां से भी याद रख सकते हैं। पूरा होगा मसनवी दुआल रानी खिज्र खां। ये भी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। इसके अलावा अमीर खुसरो ने और क्या लिखा है? तो खजाइनुल फुतूह, जिसको हम तारीख इलाही के नाम से जानते हैं, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। किरान उस सादीन, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। सीरी फरहाद, लैला मजनू, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। आईने सिकंदरी और तारीखे दिल्ली, इसके अलावा तुगलकनामा, ये सारी रचनाएं आमिर खुसरो की हैं। तो अमीर खुसरो के संदर्भ में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो चाहे दीवान हो, नूर शिपिर हो, रानी खिज्र का हो, खजानुल फुतूह, किरानुल शादीन, सीरी फरहाद, लैला मजनू, आईने सिकंदरी, तारीखे दिल्ली और तुगलकनामा, ये सारी अमीर खुसरो के जितने भी टेक्स्ट थे वो मैंने आपको एक जगह कंपाइल करके रख दिए। आप इनको 2-3 बार दोहराएंगे, ऑटोमेटिक ये नाम याद हो जाएंगे आपको। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में नेक्स्ट जो है वो है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जो टाइटल है उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तो आपसे पूछा जाएगा तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की। किस लैंग्वेज में है? पर्शियन लैंग्वेज में है। उसके अलावा एक मोरक्को का फेमस ट्रेवलर आता है जिसका नाम है इब्न बतूता, जो 1333 एडी में मोहम्मद तुगलक के समय में आता है, जो कि मोरक्को का यात्री है। तो बेसिकली इब्न बतूता, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो इसकी बुक का जरूर नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इब्न बतूता। इब्न बतूता के टेक्स्ट का नाम क्या है? तो आप बताएंगे रेहला। ठीक, तो रेहला किसका टेक्स्ट है? इब्न बतूता का टेक्स्ट है, विच इज हु वाज अ फेमस मोरक्को ट्रेवलर, और जो मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था, और उसको बाद में दिल्ली का काजी जो है नियुक्त कर दिया गया था। तो ये 3 लोग हुए आपके दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट बात करते हैं हसन निजामी की। इसने ताज उल मासिर को लिखा है, और किताब उल यामनी कुतबी ने लिखी है। तो इस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत के कुछ राइटिंग्स और उनके राइटर हैं। अब बात करते हैं मुगल पीरियड की। मुगल काल में, मुगल काल में सबसे पहले बाबर की बात करते हैं। बाबर ने जो लिखा है तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा है। बाद में तुजुक ए बाबरी को ही बावरना नाम से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा है, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो खाने खाना ने बाबरनामा लिखा है, और बाबर ने तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी उसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक।
उसके बाद बात करते हैं हुमायूं के टाइम पीरियड की। तो हुमायूं के टाइम पीरियड में एक टेक्स्ट लिखा गया जिसका नाम था कानून हुमायूनी। जो कानून हुमायूं है ये ख्वान मीर ने लिखा है। किसने लिखा है? ख्वान मीर ने। इसके अलावा हुमायूं से रिलेटेड है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा को जो है लिखा है गुलबदन बानो बेगम ने। तो गुलबदन बदन बानो बेगम की रचना है हुमायूं नामा, और ख्वान मीर की रचना है कानून हुमायूनी। ये दोनों ही टेक्स्ट हुमायूं के काल से रिलेटेड है, और ये फारसी लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में। अब बात करते हैं अकबर की। आईन अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों ही अबुल फजल ने लिखी हैं। किसके टाइम पीरियड में? अकबर के टाइम पीरियड में। इसके अलावा तोहफा ए अकबर शाही, ये अब्बास खान ने लिखी है। तारीख ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। और रज्मनामा जो है ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी ट्रांसलेशन किया था रज्मनामा नाम से। तो ये अकबर के टाइम पीरियड के कुछ फेमस टेक्स्ट हैं। आईन अकबरी, अकबरनामा दोनों अबुल फजल ने, तोहफाए अकबर शाही अब्बास खान ने, तारीख अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने में, और रज्मनामा जो है वह बदायूनी ने लिखा है। और बेसिकली ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो अकबर के समय में मेडाइवल पीरियड में ये सारे काम हुए। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे जहांगीर के टाइम पीरियड की अब बात होगी यहाँ पर। तो जहांगीर की सबसे फेमस रचना है तुजुक ए जहांगीरी। ये उसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है जहांगीर की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है तुजुक ए जहांगीरी के बारे में? ये केवल जहांगीर से रिलेटेड नहीं है। जो जहांगीर है इसने प्रारंभिक 16 वर्ष की जो कहानी है वो तुजुक ए जहांगीरी में लिखी है। अब उसके बाद का जो 19 वर्षों का इतिहास है वो लिखा है मोतमिद खां ने। तो आज ही जो तुजुक ए जहांगीरी है उसमें जहांगीर के बाद के जो 19 वर्ष उसका इतिहास मोतमिद खां ने लिखा है। और इसको कंप्लीट किया है किसने? मोहम्मद हादी ने। तो बेसिकली जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी तुजुक जहांगीरी है इससे तीन लोग जो है इसके जुड़े हुए हैं, जैसे कि जहांगीर स्वयं, मोतमिद खां और मोहम्मद हादी। जहांगीर ने इनिशियल फेज में, मोतमिद खां ने बाद के 19 वर्ष, और मोहम्मद हादी ने इसको कंप्लीट करने का काम किया है। नेक्स्ट रूलर है शाहजहां। शाहजहां के समय में शाहजहां नामा लिखा है इनायत खान ने। नेक्स्ट है पातशाहनामा। पातशाहनामा लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तो ये दो रचनाएं आपको शाहजहां के टाइम पीरियड की याद रखनी है। कौन कौन सा? शाहजहांनामा इनायत खान ने, और पातशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। इस प्रकार से ये पर्शियन जो साहित्य था वो खत्म होता है, फारसी साहित्य खत्म होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फारसी, ये फारसी साहित्य हमने कवर किया मेडाइवल काल का। अब हम बात करते हैं उर्दू के बारे में। तो देखिए उर्दू में क्या होता है। उर्दू का जो विकास, सबसे पहले डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ? तो देखो इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन एंड हिंदी, जो फारसी और हिंदी है उसके बीच में जो अंतर क्रिया हुई उसकी वजह से एक नई जो है लैंग्वेज सामने आती है विच इज उर्दू। अब उर्दू का प्रयोग कहाँ होता था? तो उर्दू का प्रयोग आप देखेंगे बहमनी राज्य था उसका, अहमदाबाद, गोलकुंडा, बीजापुर और बराड़, इस क्षेत्र में होता था। लिखा है बहमनी स्टेट ऑफ अहमदाबाद, गोलकुंडा एंड बाजौर, बीजापुर। तो बीजापुर के, गोलकुंडा के, अहमदाबाद के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता था। चूंकि ये साउथ वाले पार्ट में, इसलिए इसको दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू को दक्कनी भी कहा जाता है। अब उर्दू में जो विशेष व्यक्तित्व और उनका टेक्स्ट है वो क्या है? जैसे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने लिखा है दीवान। दीवान क्या है? उर्दू कविता का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएट्री इन उर्दू। इसके बाद अगला व्यक्ति का नाम आता है इकबाल। इकबाल जो है इन्होंने बंग ए दर्रा लिखा है, और सारे जहां से अच्छा, ये दोनों इकबाल की रचनाएं हैं जो कि उर्दू में हैं। क्लियर है? तो ये उर्दू अपना फिनिश हुआ। उर्दू के बाद नेक्स्ट आता है अपना हिंदी। तो देखो यहाँ पे फिर से उसको दिखते हैं। तो फारसी हो गया, उर्दू हो गया, अब हिंदी की बात करते हैं। और हिंदी को हम दो जगह पढ़ते हैं, मिडाइवल में और मॉडर्न में भी। चलिए, तो अब हिंदी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा हिंदी का डेवलपमेंट के सबसे पहले अस्तित्व में आई संस्कृत। संस्कृत से आती है प्राकृत, और प्राकृत से आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। तो हिंदी का ये सिक्वेंस रहा। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो विकास हुआ वो 7th थ्रू 14th सेंचुरी ईस्वी में हुआ। जबकि हिंदी को सबसे बड़ा प्रोत्साहन, जो बिगेस्ट बूस्ट है, वो किसकी वजह से मिला? तो भक्ति मूवमेंट की वजह से। जब भक्ति आंदोलन का प्रभाव बढ़ता है, इसी की वजह से हिंदी का भी जो है बूस्ट होता है, हिंदी भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित की जाने लगती है। जैसे अब चंद्रवरदाई की बात करते हैं, तो इसकी रचना है
पृथ्वीराज रासो। अब ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये हिंदी की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, फर्स्ट हिंदी बुक। तो चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा हिंदी में कबीरदास ने लिखे हैं दोहा, तुलसीदास ने लिखा है दोहा इन ब्रज, ब्रज में दोहे और रामचरितमानस, और सूरदास ने लिखा है सूरसागर। तो मिडाइवल पीरियड से रिलेटेड हिंदी के ये लिटरेचर फिनिश होते हैं, यानी आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मैंने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें मिडाइवल लिटरेचर जो है ये अपना फिनिश होता है। अब हमें बात करनी है मॉडर्न लिटरेचर। तो जैसे हमने मेडाइवल लिटरेचर को कैटेगराइज किया था, उसी प्रकार से हम मॉडर्न लिटरेचर को कई भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये आपका मॉडर्न लिटरेचर। हम पूरे आधुनिक साहित्य को हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमी, गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, सिख और मराठी, इस प्रकार से ये टोटल 6 भागों में कैटेगराइज्ड करते हैं। और इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, जो कि मिडाइवल पीरियड में अंतिम और आधुनिक भारत में इसको हम पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। देखिए, हिंदी के लिए हम हिंदी के क्रम को कुछ 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, वर्तमान युग। ये हमें पढ़ने नहीं है, ये हिंदी का जब आपको सेपरेट हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये चीज़ आती है। हालाँकि आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो भारतेंदु युग है 1868 से 93 तक चला, द्विवेदी का युग चला है 93 से 1918 तक, छायावाद का जो युग चला है वो 1918 से 1937 तक, और उसके बाद जो कंटेम्परेरी पीरियड वर्तमान युग चल रहा है 1937 से लेकर टिल टुडे, आज तक। ठीक। अब सबसे पहले हिंदी साहित्य में आप देखेंगे रचनाएं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है अंधेर नगरी 1881 में, सिटी ऑफ डार्कनेस, कब लिखा? 1881 में। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना और है जिसका नाम है भारत दुर्दशा। तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, चाहे वो अंधेर नगरी हो या भारत दुर्दशा। उसके बाद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश 1875 में। तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद। इसके अलावा प्रेमचंद, प्रेमचंद की सब जानते हैं, सबसे फेमस टेक्स्ट है गोदान। इसके अलावा कर्मभूमि। ये दो मुख्य यहाँ पर बात। इसके अलावा बहुत सारी चंद की रचनाएं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने मधुशाला लिखी, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने हिंदी में मधुशाला लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कामायनी 1936 में। तो इस प्रकार से देखेंगे ये सारे हिंदी टेक्स्ट हुए। अब हिंदी के बाद बात करते हैं बंगाली की। बंगाली का जो विकास होता है वो 20th सेंचुरी में होता है, और इसके जो विकास डेवलपमेंट के पीछे की कहानी वो है कि हिंदू और उर्दू के बीच में जो प्रतिद्वंद होने लगा, रिवील्ड इन इज हिंदी एंड उर्दू, तो जिसकी वजह से उत्पन्न होती है बंगाली लैंग्वेज। अब बंगाली लैंग्वेज के लिटरेचर में हम सबसे पहले नाम देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का। इन्होंने लिखा है आनंद मठ और वंदे मातरम। तो आनंद मठ और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक बंगाली साहित्य से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, बंगाली में ही पढ़ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है गीतांजलि 1913 में, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी रचना क्या थी? गीतांजलि 1913। इसके अलावा और भी है, ये फेमस है। उसके बाद बंगाल में ही राजा राममोहन राय की हम बात करते हैं, तो इन्होंने संवाद कौमुदी लिखा है बांग्ला भाषा में। इसके अलावा पीसेट्स ऑफ जीसस लिखा है इन्होंने। मिरातुल अखबार इनका जो पर्शियन भाषा में एक न्यूज़पेपर चलता था। इसके अलावा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किशोरवादियों के लिए उपहार इनकी रचना है। और ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये सारी रचनाएं राजा राममोहन राय की हैं। जैसे ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश में है, ये फारसी में है, ये बांग्ला में। तो जहाँ आवश्यकता थी चीजों को क्लियरली बताया गया, तो आप भी इन चीजों को याद रखेंगे। ये हमारा फिनिश होता है। अब बात करते हैं उड़िया वाली। उड़िया में आप देखेंगे कि इसमें प्रथम कृति मानी जाती है सरला दास के द्वारा। फर्स्ट वर्क उड़िया लैंग्वेज या उड़िया लिटरेचर में किसने किया? सरला दास ने। इसके अलावा उपेंद्र भांजा का नाम आता है, ये दोनों मेडाइवल पीरियड से रिलेटेड हैं। इसके अलावा राधानाथ रे और जकीर मोहन सेनापति, सॉरी फकीर मोहन सेनापति, ये दो लोग हैं, ये भी उड़िया लिटरेचर से रिलेटेड हैं, जो कि मॉडर्न युग के माने जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको केवल लोगों के नाम याद रखने हैं उड़िया लिटरेचर में। उड़िया लिटरेचर के बाद हम बात करते हैं गुजराती। गुजराती साहित्य की अगर बात करेंगे तो नरसिंह मेहता का नाम सबसे प्रमुख होता है, जो जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स फॉर लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए भक्ति गीत लिखे हैं। किसने? नरसिंह मेहता ने। इसके अलावा नेक्स्ट पर्सनालिटी है नर्मदा, जिन्होंने पोएट्री, कविताएं लिखी हैं। और गोवर्धन राम ने प्रोज लिखे हैं, गद्य लिखे हैं। तो
गुजराती में कविताएं लिखने का काम नर्मदा ने और गद्य लिखने का काम किसने किया? गोवर्धन राम। और गोवर्धन नाम की सबसे फेमस राम की जो रचना है वो है सरस्वती चंद्र। अब सरस्वती चंद्र क्या है? इट इज अ क्लासिकल गुजराती नोवेल। यह शास्त्रीय गुजराती उपन्यास है जिसका रचयिता है गोवर्धन राम। नेक्स्ट डॉक्टर के एम मुंशी की हम बात करें, इन्होंने लिखी है पृथ्वी बल्लभ 1928 में। तो कुछ ये फैक्ट हैं गुजराती लिटरेचर से रिलेटेड, आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थानी। राजस्थानी में आप देखेंगे तो दो मुख्य काल्पनिक लेखन यहाँ पर मिलते हैं। टू मेन फेमस फिक्शन राइटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, एक है डिंगल, एक है पिंगल। डिंगल को ढोला मारू के नाम से जानते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कोई ढोला मारू संबंधित है तो आप बताएंगे राजस्थान से, बेसिकली डिंगल वाली शाखा से। नेक्स्ट सिंधी। सिंधी में आप केवल दो लोगों के नाम याद रखोगे, दीवान कोडामल और मिर्जा कालिस बेग। ये सिंधी लिटरेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीरी। अब कश्मीर में आपको जो रचनाएं मिलेंगी जैसे कल्हड़, कल्हड़ की राज तरंगिणी, कश्मीर का जो रिलेटेड है, लेकिन ये संस्कृत में लिखी गई है। इसके बाद लाल देद। लाल देद कौन है? ये द फर्स्ट फीमेल पोएट्स ऑफ कश्मीर लैंग्वेज। कश्मीरी भाषा की पहली महिला कवयित्री मानी जाती है लाल देद। उसके बाद पंजाबी का डेवलपमेंट होता है, तो पंजाबी, पंजाबी की जो साहित्य है वो आपको पंजाबी और गुरुमुखी में देखने को मिलेंगे। इसको सिखिज्म कहा जाता है, जो कि 15th सेंचुरी में अस्तित्व में आता है गुरु ग्रंथ साहिब के द्वारा, जिसमें जो सिखिज्म का फिलोसफिकल थ्योरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ लिखा है 1604 में। और फिर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब के फाउंडर माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं। और आप देखेंगे आदि ग्रंथ फर्दर एक्सपेंडेड इन 1670, 1678 में जो आदि ग्रंथ है उसका ये विस्तृत रूप देखने को मिलता है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट में ये लिखी हुई है, यानी गुरुमुखी लिपि में लिखी हुई है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने सवैये, गुरु गोविंद सिंह के सवैये जो कि पंजाबी में होते हैं, पंजाबी की कविताएं मानी जाती हैं। तो ये बेसिकली गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड जितने भी पंजाबी लिटरेचर में फैक्ट थे वो आपको याद रखने। पंजाबी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे पंजाबी में ही आपको कुछ अभी कहानियां और देखने को मिलेंगी, जैसे कुछ प्रेम कहानी, हीर रांझा, सोनी महिवाल और शशि पन्नू। ये तीनों प्रेम कहानियां, लव स्टोरीज हैं जिनको वारिस शाह ने जो है लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। सूफी पोएट्री, सूफी कविताओं में बाबा फरीद और बुल्ले शाह का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंजाबियों में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे, आधुनिकता की बात करोगे, तो भगत सिंह जिन्होंने रंग दे बसंती चोला, और भाई वीर सिंह जिन्होंने राणा सूरज सिंह लिखा है। ये सारी बातें आपकी किससे रिलेटेड हो जाती हैं? तो आप बताएंगे पंजाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मराठी। मराठी में आप देखोगे इसकी ओल्डेस्ट नून वर्क, जो प्राचीनतम ज्ञात रचना है वो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा होती है। संत ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में कीर्तन की स्थापना की, यानी कीर्तन जो करवाए जाते हैं उसकी शुरुआत करता कौन माने जाते हैं? संत ज्ञानेश्वर। इसके अलावा इन्होंने मराठी में भगवत गीता पर टिप्पणी लिखी है, कॉमेंट्री ऑन भागवत गीता इन मराठी। तो मराठी में उन्होंने भगवत गीता पर टिप्पणी भी लिखी है। इसके अलावा ओल्डेस्ट फीमेल राइटर, प्राचीन महिला लेखक कौन है? जनबाई। तो जनबाई का भी नाम याद रखोगे, मराठी से रिलेटेड है। इसके अलावा एकनाथ का नाम याद रखोगे जिन्होंने भागवत पुराण पर टिप्पणी और रामायण पर टिप्पणी कमेंट्री की है। इसके अलावा तुकाराम और रामदास, ये भक्ति कविताएं लिखते थे, दोनों भक्ति पोइट्रीज लिखा करते थे। और अंत में बात करेंगे अब बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने केसरी लिखा है, मराठी अखबार है जो इनका। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपके मॉडर्न में जितने भी साहित्य थे वो फिनिश होते हैं। अब कुछ अदर फैक्ट्स आपके रह जाते हैं, वो और हम देख लेते हैं। जैसे अदर फैक्ट में आप बात करते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का अनुवाद पारसी लैंग्वेज में हाजी इब्राहिम सरिंदी ने किया। इसके अलावा जो रचना है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, इसका फारसी अनुवाद किया है अबुल फजल ने। लीलावती जो एक बुक है, मैथ की बुक है, इसका जो फारसी ट्रांसलेशन है वो फैजी ने किया है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो भगवत पुराण है उसका फारसी में अनुवाद राजा टोडरमल ने किया है अकबर के समय में। और अल्लोपनिषद जो है ये अकबर के द्वारा जो है इसको राइट किया गया। और इसमें इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा बढ़ाने की जो है बात की जाती है। तो कभी पूछा जाएगा अल्लोपनिषद किसकी रचना है? अकबर की। इसके अलावा दो रचना है रस गंगाधर और गंगा लहरी, ये दोनों पंडित जगन्नाथ की रचना है। और अंत में एक फैक्ट और याद रखेंगे आप लोग कि गोल्डन एरा ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के टाइम पीरियड को, अकबर के शासनकाल को। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो इंडियन लिटरेचर वाला टॉपिक था वो कंप्लीटली फिनिश होता है। भारतीय साहित्य का ये जो जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी राइटिंग्स हैं, किस टाइम पीरियड में लिखी गई, कौन कौन सी लिखी गई, वो सारी बातें हमने कंप्लीट की। आप याद रखेंगे इन 6 लेक्चरों में
भारतीय साहित्य को संपूर्ण कवरेज के हिसाब से मैंने आपको फिनिश कराया है। अब एक इसका लेक्चर आएगा एमसीक्यू का, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आप लोग अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। टेस्ट का आपको ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा या यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो जिस दिन अपन इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में जो हमारा सिलेबस में दिया, उसमें हमारा पहला टॉपिक फिनिश होता है इंडियन लिटरेचर। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अब आर्ट एंड कल्चर में ही, कौन सा, डांस वाला, भारतीय नृत्य का टॉपिक। तो अब ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेंगी, हर दिन इसका एक लेक्चर आएगा, जिससे आप तय समय में ये जितने भी सिलेबस में आपके पॉइंट्स दिए हैं उन सबको हम कवर कराएंगे फॉर आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।